हेलो, वेलकम एवरीवन। कैसे हो सब? मैं विशाल एक बार फिर अपनी इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ है उसको अपन कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अपन ने अभी तक बैंकिंग के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, बैंकिंग के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, बैंकिंग के टाइप्स देख चुके हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंकिंग, जो प्राइवेट बैंकिंग है, ये सब अपन देख चुके हैं। अब आज अपन बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति की। ठीक है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं डायरेक्ट। सो एकदम ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, मौद्रिक नीति क्या होती है या मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, सो बेसिकली जो जो भी इकोनॉमी होती है, ठीक है, चाहे वो इंडिया की हो, अमेरिका की हो, चाइना की हो, कहीं की भी हो, ठीक है, वहाँ पे जो मुद्रा होती है या जो फाइनेंस होता है, ठीक है, जो पैसे होते हैं, उसकी जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट होता है, उससे संबंधित कोई भी नीति हो उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया है, इंडिया में आज अगर एग्जांपल लेके चलते हैं, 100 रुपये हैं, तो इस 100 रुपये का जो भी मैनेजमेंट होगा, ठीक है, इस मैनेजमेंट के लिए अपन कोई नीति बनाएंगे। ठीक है, इस 100 रुपये को इसमें से 10 रुपये कौन से विभाग को देने हैं, 10 रुपये कौन से विभाग को देने हैं, 10 रुपये कौन सी योजना को देना है। तो ये सारा जो भी ये नीति होती है इसको ही मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो अपन सिंपल शब्दों में ये भी कह सकते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में जो पैसे या मुद्रा की लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए जो अपन प्रबंधन करते हैं उसको मौद्रिक नीति कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये आ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या रहता है, अपन मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति क्यों बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसका उद्देश्य रहता है तरलता प्रबंधन, यानी लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अलावा रहता है वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर किसी देश में वित्तीय स्थिरता नहीं है, अगर मेरी मौद्रिक नीति जो भी मैं मॉनेटरी पॉलिसी बना रहा हूँ, अगर वो एफिशिएंट नहीं है, तो इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा मुझे? इसका रिज़ल्ट मुझे ये मिलेगा कि मेरी जो कंट्री है या मेरा जो इकोनॉमी है, वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, या आर्थिक मंदी आ सकती है। तो ये सब इसके ये कह सकते हैं कि अपन ये इसके नुकसान है। ठीक है, इसके अलावा रोजगार सृजन होता है। देखिए, अगर एक अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो वो अच्छी जगह यूटिलाइज करेंगे अपने जो भी पैसे हैं। ठीक है, पैसे या मुद्रा अच्छी जगह यूटिलाइज होंगे, और अच्छी जगह यूटिलाइज होंगे तो वो ज़्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त निकालेंगे। जैसे कोई अपन ने कोई अच्छी योजना में पैसे लगाए, इससे बाहरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। ठीक है, तो अब हमारे देश में कंपनियां आ रही है, तो हमारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो अल्टीमेटली अपने देश का में रोजगार सृजन हो रहा है। तो बस ये भी वही रहता है। ठीक है, सो इसमें लिख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, अब जून 2016 से पहले केवल आरबीआई का गवर्नर ही मौद्रिक नीति का निर्धारण करता था। ठीक है, लेकिन उर्जित पटेल समिति 2014, याद रखिएगा, उर्जित पटेल समिति कब बनी थी? 2014 में, ने मौद्रिक नीति निर्धारण हेतु एक पृथक मौद्रिक नीति समिति की सिफारिश की थी। याद रखिए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मौद्रिक नीति समिति की सिफारिश किसने की? तो उर्जित पटेल समिति ने। इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई? 27 जून 2016 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। मौद्रिक नीति समिति है, उस किस सिफारिश पे वो समिति बनाई गई? तो उर्जित पटेल समिति। इसके अलावा दूसरा आगे क्वेश्चन आएगा, इसकी स्थापना कब हुई? तो 2016। तो याद ही रखना, डेट रखो या ना रखो, 2016 याद रखना। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं इसका अध्यक्ष कौन होता है? सो आरबीआई गवर्नर इस समिति का अध्यक्ष रहता है। इसके अलावा इसके कुल सदस्य कितने रहते हैं? सो अध्यक्ष सहित 6 होते हैं। ठीक है, 3 आरबीआई के हो गए और 3 सरकार द्वारा जो भी नामित होते हैं। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। यहाँ जो ये समिति थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे उर्जित पटेल। इसके अलावा समिति के सभी निर्णय बहुमत पर आधारित, यदि बराबर वोट मिले तो निर्णायक वोट अध्यक्ष का माना जाएगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पे कोई भी फैसला लेता है, सपोज यहाँ पे कह दिया कि रेपो रेट बढ़ाएंगे। ठीक है, अब इस समिति के सामने ये फैसला आया, तो यहाँ पे 6 सदस्य है,
वैसे 5 ही सदस्य रहेंगे, एक अध्यक्ष हो गया, ठीक है। अब 5 सदस्य में अपन ये मान के चले कि 2 ने कह दिया ना और 3 ने कह दिया हाँ, तो ऐसी स्थिति में 3 स्पष्ट रूप से जीत जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वोट इक्वल रहते हैं। उस कंडीशन में जो निर्णायक वोट होता है वो अध्यक्ष का होता है, गवर्नर का होता है, ठीक है। इसके अलावा अपन फिर आगे चलते हैं। तो प्रत्येक 2 माह से मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। कितने माह से मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है, ठीक है। वर्तमान में मौद्रिक नीति का निर्धारण मौद्रिक नीति समिति अर्थात आरबीआई प्लस भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तो अगर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होता है, ठीक है, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा और अपन को हवा भी नहीं लगेगी। कैसे आएगा? क्वेश्चन में ये आएगा, स्टेटमेंट दे देंगे अपन को कि मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई करती है, सेकंड दे देगी भारत सरकार करती है, ठीक है। थर्ड आ जाएगा आरबीआई प्लस भारत सरकार करती है, ठीक है। और इसके अलावा फोर्थ आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, या फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। सो अपना उस वक्त अपना आंसर क्या रहेगा? आरबीआई प्लस भारत सरकार। ये ध्यान में रखिएगा। भारत सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए औसत वार्षिक लक्षित इन्फ्लेशन, ठीक है, एवरेज एनुअल टारगेट इन्फ्लेशन का स्तर 4% निर्धारित किया गया है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2 प्लस और -2 होता है, लाइक 2 से 6 की रेंज होगी, ठीक है। सो ये इन्फ्लेशन की एक रेंज दी गई है। इसके अलावा मौद्रिक नीति समिति सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर एक आधारित मुद्रास्फीति महंगाई को लक्षित या नियंत्रित करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मौद्रिक नीति समिति, ठीक है, किस आधार पर जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसको नियंत्रित या लक्षित करती है? सो ये सीपीआई पर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे ये करती है, ठीक है। उपयुक्त सिफारिश भी उर्जित पटेल समिति ने ही दी थी। सो ये भी सिफारिश है तो उर्जित पटेल समिति द्वारा ही दी गई थी। इसके अलावा अपन आगे बढ़ते हैं, मौद्रिक उपाय। देखिए, मौद्रिक उपाय बेसिकली 2 तरह के रहते हैं, एक तो मात्रात्मक और एक गुणात्मक, ठीक है। मात्रात्मक में कौन से आते हैं? नगद या आरक्षित अनुपात, केस रिजर्व रेशो, ठीक है, साविधिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, खुले बाजार की क्रियाएं, ठीक है। इसके अलावा गुणात्मक में कौन सी आती है? क्रेडिट की राशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट, नैतिक दबाव तथा प्रचार प्रसार। तो अपन अब इन सारी जो भी ये उपाय है, इन सारों पे अभी डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। मात्रात्मक कैसे हो गई? मात्रात्मक हो गई लाइक एक एज अ क्वांटिटी, ठीक है, कि अपन इस चीज़ को इतना प्रतिशत कम या ज़्यादा करके इस चीज़ पे अपना एक ये कह सकते हैं अपनी पकड़ बना सकते हैं, ठीक है। जबकि गुणात्मक में क्या होता है कि कोई प्रतिशत और में बदलाव किए बिना कैसे इन्फ्लेशन को या जो भी मंदी की स्थिति है उसको अपने मेंटेन में लेके आएँ। सो बेसिकली ये रहता है, ठीक है। सो अपन इन सबको डिटेल में आगे बात करते हैं। सबसे पहले आ गया कैश रिजर्व रेशो। देखिए, कोई भी बैंक नया ओपन होता है तो वो क्या है, आरबीआई एक्ट के तहत उसको लाइसेंस और लेना पड़ता है, ठीक है। सो इसमें क्या रहता है, आरबीआई हर बैंक से एक निश्चित अमाउंट, ठीक है, वो उस बैंक का जो भी कैपिटल है पूरा, ठीक है, बैंक का साइज है उस पर डिपेंड करता है। तो हर बैंक का अलग अलग रहता है। तो एक निश्चित अमाउंट आरबीआई अपने पास जमा करवाती है कि इन फ्यूचर अगर कुछ भी हो जाए, बैंक डिफ़ॉल्टर हो जाए, ठीक है, या बैंक पैसे लेके कहीं चला जाए, तो ऐसी स्थिति में कुछ पैसे एज ए सिक्योरिटी आरबीआई के पास जमा रहती है, ठीक है। सो ये बैंक के पास स्थिति के लिए होता है, कभी बहुत कंडीशन ख़राब आ जाती है, सो ऐसी स्थिति में वो पैसा बैंक के काम आ जाता है, ठीक है। और इस प्रकार ये जो पैसे होते हैं इन पे किसी तरह का ब्याज भी नहीं लगता, ठीक है। सो कैश रिजर्व रेशो बेसिकली ये होता है, एक कुछ अमाउंट हो गया, ठीक है, लाइक कोई बैंक है वो 100 रुपये आरबीआई के पास जमा रखेगा। अब ये 100 रुपये अब बैंक को तब काम आएंगे जब कोई इमरजेंसी की कंडीशन आ गई, ठीक है। इसके अलावा ये जो 100 रुपये हैं, आरबीआई इस पर बैंक को कोई ब्याज नहीं देगा,
ठीक है। सो इसी को कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं या वैधानिक आरक्षित अनुपात कहते हैं। मैं आपको एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई ये एक्स नाम का बैंक है, ठीक है, ये आरबीआई है, ठीक है। एक्स बैंक ने 100 रुपये आरबीआई को दे दिया एज अ सिक्योरिटी, ठीक है, एक निश्चित हिस्सा दे दिया, ठीक है। अब अगर कभी सपोज बैंक में अचानक से आगे बैंक का अचानक 50% पैसा आके लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ी अमाउंट रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा, बैंक आरबीआई से ये जो कह सकते हैं इमरजेंसी के लिए जो फंड रखा था ये वापस ले सकता है, ठीक है। अब इस पे ये जो बैंक आरबीआई को दे रहा है, इस पे इस बैंक को ब्याज कुछ नहीं मिलेगा, ये बस एज ए सिक्योरिटी के लिए जमा करवाए हुआ है। सो बस इसका काम इतना ही रहता है, ठीक है। एक बार आप वापस थोड़ा सा देखिएगा और समझ नहीं आए मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अलावा अपन फिर आगे चलते हैं, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब इसमें क्या होता है, बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित हिस्सा तरल संपत्तियों के रूप में मेंटेन करना होता है, ठीक है। बैंक एसएलआर को नगद, सोना या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में मेंटेन कर सकते हैं। प्राय बैंक सरकारी ऋण प्रतिभूतियां के रूप में मेंटेन करता है, ठीक है। एसएलआर न्यूनतम 0% तथा मैक्सिमम 40% तक निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने अभी आपको ना वर्तमान का सीआरआर वर्तमान का बताया ना एसएलआर बताया। क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। जब भी आपका एग्ज़ाम हो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये चेक करिएगा, ठीक है, या नॉर्मली गूगल कर दीजिएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब एसएलआर क्या होता है, अगर किसी बैंक के पास, जैसे ये एग्जांपल्स के थ्रू अपन देखते हैं, एक बैंक है, उसके पास 100 करोड़ का पूरा कैपिटल है, ठीक है, तो उसने 4% सीआरआर दे दिया, कैश रिजर्व रेशो, मतलब 4 करोड़ रुपए आरबीआई को दे दिए कि आप ये रखो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, ठीक है। और 18% एसएलआर के थ्रू 18 करोड़ रुपए खुद के पास एक मेंटेन रख लिए। लाइक मैं एक बैंक हूँ, ठीक है, ये बैंक है, ठीक है। अब मेरे पास 100 रुपये है, ठीक है। अब बैंक, आपको पता है बैंक खुद के पास पैसे नहीं रखता, वो शेयर मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और में इन्वेस्ट करता रहता है, फॉरेन सोर में, ठीक है। अब ये नहीं है कि बैंक के पास 100 रुपये हैं तो वो टोटल 100 इन्वेस्ट कर देगा, समझे। बैंक को मिनिमम 18 रुपये, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि भाई वर्तमान में क्या रेट चल रही है, उस पर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल दिया है जहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूनतम 0 और मैक्सिमम 40%, ठीक है। सो वो जो भी आरबीआई निर्धारित करता है उतना प्रतिशत बैंक को खुद के पास एक लिक्विडिटी रेशियो रखना पड़ता है कि इतना कैश हो गया या इतना सोना हो गया, ये सब बैंक के पास एनी टाइम मिलेगा। कोई भी सिचुएशन आ जाए, बैंक को उस वक्त वो पैसा या जो भी सामान है वो उस वक्त रखना पड़ता है। याद समझ आया? एक बार फिर बता देता हूँ। कोई बैंक है, उसके पास सपोज 1000 रुपये हैं, ठीक है, तो वो सीआरआर में कोई रिजर्व रेशो है, ठीक है, जो आरबीआई को देता है बिना ब्याज के, कुछ पैसे इसको दे देगा। सपोज 100 रुपये दे दिए, अब पीछे इसके पास 900 बचे। अब 900 में सपोज किसी ने, गवर्नमेंट ने कह दिया या आरबीआई ने कह दिया कि भाई आपको 10% का एसएलआर रखना है, ठीक है, इतना मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा, इतना अपने पास लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी ही पड़ेगी। सो वो लिक्विडिटी 10% है, तो अपन ये मान के चले 100 रुपये वो मेंटेन करके चलेगा, हर वक्त अपने पास रखेगा कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। क्योंकि बैंक से तो लोग तो कभी भी आ सकते हैं पैसा निकालने के लिए, उस सिचुएशन में क्या करेगा बैंक, ठीक है, और लोगों के पैसे देने पड़ेंगे। एसएलआर और सीआरआर का बैंकों की साख और तरलता से प्रोपोर्शनल संबंध होता है, ठीक है। कैसे? सीआरआर बढ़ता है, ठीक है, एसएलआर कम रहता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। आप अगर सीआरआर ज़्यादा है, ठीक है, अगर कैश रिजर्व रेशो ज़्यादा है, तो ये जो तरलता है, ठीक है, लिक्विडिटी है लोगों के पास, वो कम रहेगी। समझ आया? अगर आरबीआई, अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और आरबीआई सीआरआर ज़्यादा रख के मुझसे 50 रुपये ले लेता है,
ठीक है, तो मेरे पास कैश कितने रहे, सिर्फ 50 रुपये। और यही आरबीआई ने ये सीआरआर रेट कम करके, ठीक है, सीआरआर रेट कम कर दिया आरबीआई ने, और मुझसे सपोज 50 की जगह मुझसे सिर्फ 20 रुपये ले लिए, तो मेरे पास कितने रुपए बचे, 80 रुपये। तो मेरे पास तरलता ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, सीआरआर जब भी बढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप एकदम ध्यान में रखिए, एग्ज़ाम में आएगा और हवा भी नहीं लगेगी आपको। सीआरआर जब भी बढ़ेगा तो लिक्विडिटी कम होगी, ठीक है, और जब भी एसएलआर बढ़ेगा लिक्विडिटी ऊपर होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी ज़्यादा हो रही है उस वक्त। इसके अलावा यहाँ पे जैसे प्राइस जो बैंक होते हैं वो सरकारी प्रतिभूतियों में ही ये अपना मेंटेन करते हैं एसएलआर, ठीक है। अब अपन इसमें आगे चलते हैं, बैंक रेट क्या होता है। देखिए, बेसिकली ये वो ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। दीर्घकालीन कैसे? लंबे टाइम का लिए, ठीक है। लंबे कैसे? 9 दिनों से अधिक का जो ऋण होता है उसको दीर्घकालीन ऋण कहते हैं इकोनॉमी में, बैंकिंग क्षेत्र में, ठीक है। अब बात यह है कि 90 दिन से अधिक के समय के लिए ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं और उसको ही बैंक रेट कह रहे हैं। तो बैंक रेट किसे कहते हैं? जब आरबीआई किसी बैंक को दीर्घकालीन ऋण देता है, दीर्घकालीन कैसे? 90 दिन प्लस का, तो उसे बैंक रेट कहते हैं, ठीक है। बैंक रेट पर ऋण लेते समय बैंकों को परिसंपत्तियां गिरवी नहीं रखनी होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर किसी के लाइन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा स्टेटमेंट आएगा, हवा नहीं लगेगी, ठीक है। क्या? बैंक रेट पर ऋण लेते समय बैंकों को कोई भी परिसंपत्तियां गिरवी नहीं रखनी होती है, याद रखना, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है? यह वो ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई 90 दिनों से कम अर्थात अल्पकालीन ऋण देता है। अब देखिए, अपन ने देखा एक तो बैंक रेट और एक रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट एक शॉर्ट टर्म 90 दिनों से कम के लिए, ठीक है, जबकि बैंक रेट क्या थी? लॉन्ग टर्म प्लस 90 दिनों के लिए, और इसमें कोई परिसंपत्तियां गिरवी नहीं रखनी होती है, ठीक है। लेकिन जो रेपो रेट है यहाँ पे परिसंपत्तियां गिरवी रखनी होती है, लेकिन एसएलआर की परिसंपत्तियां गिरवी नहीं रख सकते। एसएलआर के अलावा, एसएलआर के जो लिक्विडिटी रेशो वो मेंटेन कर रहे हैं, उसके अलावा जो परिसंपत्तियां हैं वही आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अब अपन आगे चलते हैं। मौद्रिक नीति के तहत जो ये रेपो रेट है, ठीक है, वो जारी की जाती है। किसके तहत की जाती है? मौद्रिक नीति के तहत रेपो रेट जारी की जाती है तथा अन्य दरें इसी पर निर्भर करती है, इसलिए रेपो रेट को ही पॉलिसी रेट कहा जाता है। अब एक और नया शब्द आया है, पॉलिसी रेट, ठीक है। पॉलिसी रेट और रेपो रेट सेम होती है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे इसने ये क्यों कहा है कि इस पे सारी दरें निर्भर करती है? क्यों? क्योंकि अगर बैंक लोन ले रहा है, ठीक है, अल्पकालीन लोन ले रहा है, तो उसको कुछ चीज़ें ये अपने देनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ परिसंपत्तियां गिरवी रखनी पड़ेगी। अब अगर वो हाई रेट पे आरबीआई उसको लोन दे रहा है, ठीक है, हाई रेट पे दे रहा है, तो जनता को भी हाई रेट पे लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। और उससे क्या होगा? उससे जो मार्केट में जो पैसा है, ठीक है, लोगों के पास पैसों की कमी होगी, ठीक है, लोगों की जेब से मार्केट पैसा खींचेगा। और इसका उल्टा होता है, अगर आरबीआई उसको ऋण दे रहा है लेकिन कम इंटरेस्ट पे दे रहा है, तो लोग ज़्यादा ऋण लेंगे और लोगों के पास लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। समझ आया? एक बार वापस इसको रिवाइंड करके देखिएगा, कोई इश्यू आ रहा है तो। फिर आता है सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। इसके तहत आरबीआई आपातकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है, सिर्फ एक दिन के लिए। किसी बैंक के पास कोई बड़ा क्लाइंट आ जाए, कोई बहुत क्लाइंट, यहाँ पे ऐसा नहीं कोई एक पर्सन, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट कोई ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है, ठीक है। जैसे बाहर के कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, सीधा 25% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वो डायरेक्ट ले रहे हैं, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। सो वो यहाँ पे क्लाइंट्स रेफरेंस, उनके लिए रेफरेंस लिया गया,
ठीक है, तो इसे इमरजेंसी लोन विंडो भी कहते हैं। अब क्वेश्चन सीधा आ जाएगा एमएसएफ क्या है, ठीक है, ऑप्शन दे देंगे और एक ऑप्शन देगा इमरजेंसी लोन विंडो। सो एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक इमरजेंसी लोन सुविधा है, ठीक है, उसमें आरबीआई सिर्फ एक दिन के लिए लोन उपलब्ध करवाता है। इसकी शुरुआत 2011 से की गई थी। एमएसएफ के तहत ऋण लेते समय परिसंपत्तियां गिरवी रखनी होती है। अगर आप एक दिन के लिए इतना अर्जेंट कोई ऋण ले रहे हो तो आपको कोई ना कोई संपत्ति गिरवी रखनी होगी, ठीक है। एसएलआर वाली परिसंपत्तियां भी गिरवी रखी जा सकती है। यहाँ पे जब अपन एमएसएफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एसएलआर की परिसंपत्तियां गिरवी रख सकते हैं, लेकिन वहीं अपन ने रेपो रेट की बात की थी तो यहाँ पे अपन एसएलआर की जो संपत्तियां हैं वो परिसंपत्तियां वो गिरवी नहीं रख सकते। ये याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट में करवाया हुआ है, बैंक रेट होगी 90 दिन से ज़्यादा की दीर्घकालीन, यहाँ पे कुछ गिरवी नहीं रखवाना, ठीक है। रेपो रेट होगी 90 दिन से कम की अल्पकालीन, गिरवी रखवाना होता है लेकिन एसएलआर नहीं रखवा सकते। एमएसएफ हो गया एक दिन के लिए आपातकालीन, ठीक है, मतलब सिर्फ एक दिन का हो गया, गिरवी रखवा सकते हैं, एसएलआर भी रखवा सकते हैं, ठीक है। एमएसएफ के तहत अधिकतम ऋण कुल जमाओं का 1% ही हो सकता है। अगर अपनी कुल जमाएं 1000 करोड़ है, ठीक है, 1000 करोड़ की कुल है तो इसका 1% ही अपन यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका 100% हो गया 100 और 1% हो गया 10, ठीक है। सो अपन इतना ही यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अपन आता है आगे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपनी अतिरिक्त जमाएं आरबीआई के पास जमा करवाता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। देखिए रेपो रेट में तो क्या था, जो बैंक है वो आरबीआई से ऋण ले रहे हैं, ठीक है, कितने का, 90 दिन से कम का, ठीक है, और उसमें एसएलआर नहीं देना लेकिन परिसंपत्तियां देनी है, ठीक है। वो तो हो गया रेपो रेट। रेपो रेट को एक और नाम दिया था हमने, क्या नाम दिया था बताओ। रेपो रेट को अपन ने और नाम दिया था पॉलिसी रेट, ये याद रखना, ठीक है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब किसी बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो आरबीआई को जमा के लिए दे देता है और अब आरबीआई बैंक को इस पे इंटरेस्ट दे रहा है, समझ आया। इतनी देर बैंक आरबीआई से पैसे ले रहे थे, ठीक है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में अपने बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा है और वो आरबीआई को दे रहा है, ठीक है। सो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, आरबीआई द्वारा चुकाया जाता है। इसके बाद एक टर्म आती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा। इसके तहत आरबीआई अल्पकालीन रूप से बाजार की तरलता प्रबंधित करता है। इसके मुख्य 2 साधन हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। सो ये अपन ये कह सकते हैं कि एक ये अलग एक टर्म आती है, इसका काम होता है जो बाजार में महंगाई होती है, ठीक है, महंगाई या अपन इन्फ्लेशन कह सकते हैं, उसको मेंटेन करना है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रेपो रेट का मैंने बताया था, अगर ब्याज ज़्यादा लगाएंगे तो लोगों के पास जो पैसे हैं, लिक्विडिटी है, कम हो जाएगी, लेकिन वही अगर ब्याज सस्ते दिए तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे भी वही चीज़ रहेगी। अगर रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, अगर इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है इनको बैंकों को, ठीक है, तो लोगों के पास लिक्विडिटी बढ़ेगी क्योंकि आगे फिर बैंक भी कुछ रियायतें देंगे, लेकिन इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो बैंक भी रियायतें नहीं देंगे। सो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से ऐसे ही कनेक्टेड रहती हैं और तभी ये सारा सिस्टम चल पा रहा है। बहुत एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रखा है, लेकिन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में ये सब कर पाना एक काबिल तारीफ़ की बात है, ठीक है। अब अपन आगे चल के देखते हैं। यदि बाजार की तरलता कम हो, आर्थिक मंदी के हालात हों, तो सभी ब्याज दरों एवं अनुपातों को कम कर दी जाएगी। इससे सस्ती, उदार और प्रसारवादी मौद्रिक नीति भी कहते हैं। देखिए अगर बाज़ार में लिक्विडिटी कम रहेगी, ठीक है, सो अगर बाज़ार में लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था सुस्त हो जाएगी, है कि नहीं, क्योंकि लोग मार्केट नहीं जाएंगे, पैसे नहीं लगाएंगे, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, कोई उपाय है नहीं।
अब इस सिचुएशन से गवर्नमेंट आरबीआई निकलने के लिए क्या करती है, जो भी बैंक रेट होती है, ठीक है, बैंक रेट या अपन आरआर कह सकते हैं या रिवर्स रेपो रेट, जो भी आप बोलो, इसको क्या करती है, मेन ब्याज दर होती है, जो लोग ब्याज ले रहे हैं, ठीक है, ब्याज दर होती है, उसको एकदम मिनिमाइज कर देती है। इस सिचुएशन में क्या होता है, लोग लोन ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि कम रेट में मिल रहा है तो लोन लेते हैं, और अब लोन लेंगे तो वो आके कुछ खर्चा करेंगे, और ऐसे ही करते करते अर्थव्यवस्था वापस पटरी पे आती है। तो ये एक तरीका होता है इस मंदी से निकलने का, गवर्नमेंट यूज़ लेती है, ठीक है। अब एक और नोट है, रेपो रेट हमेशा बैंक रेट और एमएसएफ से कम होगी, ध्यान में रखिएगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं, बाजार की तरलता अधिक हो या महंगाई की स्थिति हो तो आरबीआई सभी ब्याज दरों और अनुपातों को बढ़ा देती है, जिससे महंगी कठोर संकुचन मौद्रिक स्थिति होती है। अब देखिए, लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, ठीक है, तो आज एक्स प्रोडक्ट है, इसको खरीदने के लिए दो लोग आए, ठीक है, ये पहला इंसान आ गया, ये दूसरा इंसान आ गया। अब इसकी प्राइस है 100 रुपये, ये कह रहा है कि मैं 100 रुपये मैं दे रहा हूँ, ये भी कह रहा है 100 रुपये मैं दे रहा हूँ। अब दोनों झगड़ रहे हैं, ये बोलेगा मैं 110 दे दूंगा, ये बोलेगा मैं 120 दे दूंगा। तो ये अगर ऐसी चीज़ हुई तो अब जो एक्स प्रोडक्ट है उसकी रेट थी 100 रुपये, लेकिन इन लोगों ने बढ़ा के कितनी कर दी, 120 रुपये। तो ये इन्फ्लेशन हो रहा है बेफालतू का। सो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या करता है, वो ब्याज दरों को महंगी कर देते हैं आरबीआई, और क्या करते हैं, ब्याज दरों को महंगी कर देते हैं, जिससे क्या है, लोग लोन कम लेते हैं, ठीक है, और जो लोन लिया हुआ है उन पे एक तरीके से जो लोगों के पास पैसा होता है उसको खींचने का काम करते हैं, ठीक है। फिर अपन आगे देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं। ये एक तरह का मात्रात्मक उपाय है, इसके तहत आरबीआई द्वारा सरकारी ऋण प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री की जाती है, ठीक है। सो इसमें क्या करते हैं, जो आरबीआई होती है वो गवर्नमेंट बॉन्ड लेके आती है, ठीक है। क्या पर्पज़ के लिए लेके आती है, बाजार से लिक्विडिटी रखना या कम करना। लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया, लोगों के पास पैसे, लोगों के पास पैसे कितने रखने हैं कितने नहीं रखने, ये हर चीज़ आरबीआई के पास एक लेखा जोखा रहता है। ऐसा नहीं है कि पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, आरबीआई इसका सारा लेखा जोखा अपने पास रखती है, ठीक है। तो तरलता ज़्यादा होती है तब क्या करते हैं, ये जो प्रतिभूतियाँ होती है इनको बेचते हैं, ठीक है। बेचने से क्या होता है, लोग इनको पैसे देते हैं और लोगों के पास जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाती है, तो तरलता अपन ये कह सकते हैं मार्केट बैलेंस हो जाता है। और वही तरलता कम होती है तो ये खरीदते हैं और लोगों को पैसे देते हैं, तो फिर मार्केट में पैसे का प्रवाह या मनी फ्लो स्टार्ट हो जाता है। आया समझ, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं क्रेडिट की राशनिंग, ऋण को व्यक्तिगत ना देकर औद्योगिक क्षेत्रों में देना, ठीक है। अब देखिए, एक अपन देते हैं किसी कोई एक्स पर्सन को ऋण दे दिया, ठीक है, लेकिन एक अपन ने कोई इंडस्ट्री को ऋण दे दिया, ज़्यादा अपन को ये मान सकते हैं कि आउटपुट कौन देगा, इंडस्ट्री देगी, नो डाउट, ठीक है। सो ये वही चीज़ करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र एक व्यवस्थित ढंग से वित्त प्रबंधन करता है, क्यों, क्योंकि उनके पास पढ़े लिखे मैनेजमेंट की टीम होती है, जो वो पैसा है वो एकदम ढंग से एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या रहता है, औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे अपना सेजोर हो गया, ठीक है, इन सबको। इसके अलावा आगे चलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, तरलता ज़्यादा होने पर मार्जिन मनी सिक्योरिटी वस्तु की वास्तविक मूल्य से ज़्यादा लेना, ठीक है, और तरलता कम होने पर मार्जिन मनी कम लेना। अब ये क्या रहता है, जो ये सिक्योरिटी है उस पर एक मार्जिन मनी चार्जेस करते हैं, सो ये भी तरलता पे ही डिपेंड करती है। जैसे कि 10 लाख के ऋण हेतु बैंक द्वारा 12 लाख की वस्तु गिरवी रखवा लेना, ठीक है, लेकिन तरलता कम है नहीं इस तब 8 लाख की वस्तु गिरवी रखवा देना। आज मैं लोन लेने गया, ठीक है, मेरे को बाइक लेनी है, मैं लोन लेने गया, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो मुझसे सपोज़ मैंने 5 लाख का लोन लिया तो ये मुझे बोलेंगे 5 या 7 लाख तक गिरवी रखवा दो, लेकिन मार्केट में तरलता कम हुई तो ये मुझे बोलेंगे कोई नहीं 2 लाख बहुत है, ठीक है, ये रहता है। कंज्यूमर क्रेडिट,
इसमें क्या होता है, डाउन पेमेंट कम या ज़्यादा करना। डाउन पेमेंट कम करेंगे तो लिक्विडिटी कम रहेगी, डाउन पेमेंट ज़्यादा करेंगे तो लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है वो बाजार से चली जाती है। आया समझ। नैतिक दबाव तथा प्रचार प्रसार, आरबीआई तथा बैंकों द्वारा जनता को जागरूक करना। जैसे आरबीआई द्वारा प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है, जो हमारे बुजुर्गों हैं, ठीक है, या हमारी जनता है, उनको, हमारे कंज्यूमर है, उनको जागरूक करने के लिए। सो बेसिकली वही चीज़ इसके अंतर्गत आती है। ग्राहकों से संबंधित ब्याज दरें, लैंडिंग रेट्स, वह ब्याज दरें जिस पर बैंक अपने ग्राहक को ऋण उपलब्ध करवाती है। सिंपल सी परिभाषा है, ग्राहकों से संबंधित ब्याज दरें, लैंडिंग रेट क्या होती है, वह ब्याज दर है जिस पर बैंक अपने ग्राहकों को ऋण उपलब्ध करवाती है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंक खुद निर्धारित करते थे कि हमारी जो ब्याज दर है वो क्या होगी, ठीक है, लेकिन राष्ट्रीयकरण से 1991 तक आरबीआई प्लस केंद्र सरकार निर्धारित कर रही है, ठीक है। नरसिम्हन समिति ने यह सिफारिश दी कि लैंडिंग रेट को डीरेगुलेट करें, अर्थात बैंक स्वयं अपनी ब्याज दरें निर्धारित करें। अब ये स्टेटमेंट किसने दिया था, नरसिम्हन समिति ने, याद रखना। प्राइम लैंडिंग रेट 1991, प्रधान उधार ऋण, यह ब्याज दर जिस पर बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है, बेंचमार्क लैंडिंग रेट भी कहा जाता है। बैंक का कोई कस्टमर है, ठीक है, वो काफ़ी ये मान के चले काफ़ी बड़ा कस्टमर है, बैंक में काफ़ी टाइम से है, ठीक है, बैंक में काफ़ी पैसा पड़ा है उसके पास, वो बिजनेस के लिए उसको 1 करोड़ का ऋण चाहिए, ठीक है। यही अगर कोई दूसरा कस्टमर है तो बैंक उससे सपोज 7% ले रहा है, लेकिन ये जानकार है, बैंक इसको जानता है, इसकी गुडविल है, तो बैंक इसको 4% या 5% पे ही दे देगा। इसके एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा, मालवी जो किंगफिशर और के मालिक और है, जो भागे पैसे लेके हमारे देश का, ठीक है, हमारे लोगों का। सो वो इस तरह से कम रेट पे पैसे लिए, लेकिन उन्होंने तो चुकाए भी नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है बेस रेट, आधार दर, 2010 में आई थी। न्यूनतम ब्याज दर जिससे कम पर बैंक किसी भी ग्राहक को ऋण उपलब्ध नहीं करवा सकता, वो होती है एक बेस रेट, ठीक है। एक मिनिमम या नॉमिनल रेट भी कह सकते हैं। इसका निर्धारण भी बैंक स्वयं करता है। इससे भ्रष्टाचार और सौदेबाजी में कमी आई है, ठीक है, क्योंकि जो बैंक में पहले के कर्मचारी थे वो लोगों को ऋण के बदले ये मान के चलिए लोगों को परेशान करते थे और एक महंगी ऋण दर पे उनको ऋण प्रोवाइड करवाते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। आधार दर को रेपो रेट से लिंक नहीं किया गया, इस कारण मौद्रिक नीति में हुई कमी या वृद्धि का लाभ प्रत्यक्ष ग्राहकों को नहीं मिलता। बेस रेट के आधार क्या होते हैं भाई, किस रेट पे किस आधार पे बेस रेट को अपन ये मान सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। जमाकर्ताओं की ब्याज दर, CRR, SLR और लागत एंड लाभ, ठीक है, तो ये इनके बेस होते हैं। सीमांत निधि लागत पर आधारित दर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। अब अपन इसको देखेंगे कि ये क्या होता है बेसिकली। MCLR, 1 अप्रैल 2016 को आरबीआई ने आधार दर पर की जगह MCLR प्रणाली को अपनाया, ठीक है। सो 2016 में आधार दर प्रणाली की जगह MCLR को अपना लिया गया, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, रेपो रेट को एक आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो आधार रेट है वो रेपो रेट के इक्वल कर दी जाती है, ठीक है, ताकि मौद्रिक नीति का लाभ ग्राहकों को मिल सके। कोई भी चेंजेस हो रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी में तो उसके डायरेक्ट लाभ ग्राहकों को मिले। MCLR एक ऐसी ब्याज दर थी जो जमाकर्ता, बैंक और ग्राहक तीनों के हितों को सुनिश्चित करती है। अगर आरबीआई रेट बढ़ा रहा है तो भी सबको फ़ायदा हो रहा है, रेट कम कर रहा है तो भी फ़ायदा हो रहा है, मतलब नुकसान किसी को नहीं हो रहा, सारे इक्वली रह रहे हैं, ठीक है। MCLR को रेपो रेट में की जा रही कमी या वृद्धि का लाभ ग्राहकों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल रहा था, ठीक है। MCLR का निर्धारण भी बैंक खुद करते थे। एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट 2019, अन्य नाम रेपो रेट लिंक्ड लैंडिंग रेट या रेपो रेट बेस्ड लैंडिंग रेट। 1 अक्टूबर 2019 को MCLR की जगह RRBLR या EBR, ठीक है,
लिंक्ड लैंडिंग रेट और बेस्ड लैंडिंग रेट को अपनाया गया। इससे पूर्णतः रेपो रेट से लिंक कर दिया गया, अर्थात रेपो रेट में हुए बदलाव का प्रत्येक असर ग्राहकों पर पड़ने लगा। प्रत्येक 3 माह में ईवीआर की समीक्षा की जाती है बैंकिंग द्वारा। ठीक है, समझ आया? तो ये था अपना आज का चैप्टर। अपन ने मौद्रिक नीति के बारे में बात की है। कल फिर मैं एक नया चैप्टर लेके आऊँगा। अपन फिर इस इकोनॉमी के सिलेबस को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।